अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्ज़ा है और जैसा कि आपको पता है कि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 100% ऑनलाइन स्कॉलरशिप बैच। और इस बैच का पार्ट बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आना है और हमारे इस ऑफिशियल नंबर पर 030807733334 पर व्हाट्सएप करना है और हम आपको आपके ऑनलाइन बैच का पार्ट बना लेंगे। ठीक है। और एग्जाम से करीब यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के करीब इंशाल्लाह आपको टारगेट पेपर्स, टारगेट वर्कशॉप, 24/7 गाइडेंस और पेपर के गैप्स के दौरान यूट्यूब लाइव, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी और उसकी बहुत ही मिनिमम से कॉस्ट होगी कि उन तमाम चीजों से आपके पेपर्स 100% आएंगे, लाजमी आएंगे। टारगेट पेपर, वर्कशॉप और जो इंशाल्लाह आपको दी जाएगी यूट्यूब लाइव और बाकी तमाम चीजें, ईच एंड एवरीथिंग 100% उसमें से आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा। ठीक है। तो चलो बेटा, आज हम जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हवाले से। वजह यह है कि यहां से अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखें तो तकरीबन ही हर साल कुछ ना कुछ पूछा जा चुका है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। ठीक है। तो अब हम अगर आ जाते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ, तो सबसे पहले तो अगर हम बुक में चलते हैं और बुक में देखते हैं तो हमारे पास पहली चीज तो ये आ जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम या व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। तो कहानी हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या चीज है, व्हाट इज प्रॉब्लम। ठीक है। देखो, मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम हम कहते हैं कि किसी भी ऐसी चीज को जो कि रूटीन से हटी हुई हो। मिसाल के तौर पे गाड़ी जो है वो सीधी सीधी चल रही है और अचानक से गाड़ी जो है वो दो व्हील पे चलने लग जाए पीछे वाले, तो प्रॉब्लम है। हर रूटीन से चीज हटी हुई, मतलब हर वो चीज जो अपने रूटीन से हटी हुई है, जो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग से हट गई है। ठीक है। या फिर उसके अंदर उसकी फंक्शनिंग खराब हो रही है, कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि जिससे खराबी प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रॉब्लम। अब सवाल यह है कि प्रॉब्लम को सॉल्व उस वक्त किया जाएगा कि जब आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम है। अगर आपको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व क्या करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका एक रूम है। ठीक है। आप रूम में गए और आपने अपना मोबाइल रखा और आप चले गए बाहर, वापस आए, आप सो गए। आप सुबह उठे, आप कुछ कामों में लग गए। वापस आने के बाद 13, 14, 15 घंटों के बाद आपको पता लग रहा है मेरा फोन कहाँ है। फिर आप ढूंढ रहे हैं। वो जो 13, 14, 15 घंटे गुजरे आपके फोन रखने से लेकर और ये पता लगने तक कि फोन गायब हो चुका है, ये तो 14, 15 घंटे गुजरे, ये बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। आपके वजह क्या है? आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता थी। और जब प्रॉब्लम नहीं पता थी तो भाई उसका सॉल्यूशन भी नहीं, आप क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि प्रॉब्लम पता लगनी चाहिए और यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम पता लगती कैसे? बेटा, प्रॉब्लम पता लगती है बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को उर्दू में कहा जाता है मुशाहिदा, यानी कि आप किसी चीज को ऑब्जर्व करें, उसके शाहिद बने। शाहिद का मतलब है कि मैं देख रहा हूं या फिर मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये चीज नॉर्मल फंक्शनिंग से हटी हुई है, ये ऑब्जर्वेशन है। या फिर अगर कोई नया फंक्शन दिख रहा है आपको तो आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया। इन तमाम चीजों को, या फिर अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की बात करें, ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्व करी कैसे जाएगी, तो बेटा इसको नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल मेथड। सही है। इसको नाम दिया जाता है बायोलॉजिकल मेथड। अब सवाल ये आ जाता है कि ये बायोलॉजिकल मेथड क्या है। देखो बेटा, बायोलॉजिकल मेथड जो है ना, इसके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बायोलॉजिकल मेथड के 5 पार्ट्स हैं और पहला ही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑब्जर्वेशन। अगर वही नहीं होगी तो बाकी आगे कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। आ जाओ, अब मैं आपको बता रहा हूं बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी के पार्ट्स कितने हैं। देखो भाई, सबसे पहला पार्ट है ऑब्जर्वेशन। पहले तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये एक मसला चल रहा है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है एक साइंटिफिक गैस, एक तुक्का, एक हवाई बात कि भाई ये जो मैंने चीज देखी है, ये जो मसला देखा है, ये जो प्रॉब्लम देखा है, ये इस वजह से हो रहा होगा। तुक्का मारने के बाद
आपने तुक्का तो मार दिया, तुक्का मारने के बाद आप करते हैं रीजनिंग, ये तुक्का क्यों मारा है मैंने, क्या वजह है इसकी कि मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है, आप करते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग होती है बेटा दो टाइप की। ठीक है, ये पूरा मैं मैप बना रहा हूं इस चैप्टर का। रीजनिंग होती है दो टाइप की, एक को कहते हैं इंडक्टिव और एक को कहते हैं डिडक्टिव। दोनों में क्या फर्क होता है आगे चल के बताता हूं। ठीक है, एक है इंडक्टिव, दूसरी डिडक्टिव। और रीजनिंग के बाद आपके पास आ जाता है क्या, एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने हाइपोथेसिस को, जो तुक्का आपने मारा है, उसको सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपका हाइपोथेसिस सही साबित हो जाए, और लास्ट में अगर तो हाइपोथेसिस सही साबित हो जाता है तो वो बन जाता है लॉ, और अगर हाइपोथेसिस सही साबित नहीं होता तो उसको बना देते हैं थ्योरी। कि किसी जमाने में एक शख्स आया था, उसने ये बात करी थी, कुछ ये रीजनिंग दी थी, लेकिन लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, या वक्त ना होने की वजह से, या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया सही तरीके से, तो उसने ये काम करा था, जाया नहीं कर रहे हैं हम इसको थ्योरी बना के छोड़ लें। ठीक है, तो ये बन जाता है लॉ और थ्योरी। तो बेटा ये बन गया इस चैप्टर का पूरा स्केच। अब हम एक एक हेडिंग को जल्दी जल्दी उठा के देखेंगे, और ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है, बता रहा हूं मैं आपको अभी से, ये सवाल बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग में आ सकता है, और इनमें से कोई सी भी हेडिंग शॉर्ट में पूछी जा सकती है। ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो अब हमारे पास, अगर हम बात स्टार्ट करते हैं किससे, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, आ जाओ। तो बुक में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की अगर हम बात करें, तो देखो भाई, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, सबसे पहले क्या करा आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करी। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम क्या है, किस चीज को खराब कर रही है। अगर तो मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी फंक्शन की, किसी ऑर्गन की, किसी टिश्यू की कोई डिसफंक्शनिंग है, तो आपने देखा कि भाई मसला क्या आ रहा है, क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद आपने एक साइंटिफिक गैस मारा कि भाई हो सकता है इस वजह से हो रहा। फिर आपने करी रीजनिंग टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस, रीजनिंग करी, कौन कौन सी, इंडक्टिव, डिडक्टिव। क्या होती है आगे चल के बताता हूं। आपने कहा ये तुक्का मैं इसलिए मार रहा हूं क्योंकि ये रीजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने करा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के नतीजे में डाटा कलेक्ट हुआ, डाटा को एनालाइज किया गया। अगर तो आपका हाइपोथेसिस ठीक निकला, ठीक है, अगर तो हाइपोथेसिस ठीक निकला तो उसको थ्योरी या फिर लॉ बना देंगे। वैसे तो लॉ बनता है, थ्योरी नहीं बनता, लॉ बनता है। ठीक है, और अगर डाटा ने हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करा तो फिर आप दोबारा से नया हाइपोथेसिस बनाएंगे और ये पूरा प्रोसेस दोबारा चलाएंगे। ठीक है, अब आ जाए देखें ऑब्जर्वेशन कैसे होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आसपास चीजों को, कितने रास्तों से कर रहे हो, कितने तरीकों से कर रहे हो, 5 सेंसेस है, देखकर, सूंघकर, चख कर, टेस्ट करके, सुन के, या फिर टच करके। तो ये 5 सेंसेस हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचने के ये 5 रास्ते। और अगर हम बात करें थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये खूबसूरती देखेंगे इस्लाम की, कि इस्लाम ने इन 5 रास्तों पर बैरियर लगाया, 5 रास्तों पर, कि भाई आंख, क्योंकि ये 5 रास्ते इंफॉर्मेशन कहां लेके जा रहे हैं, आपके ब्रेन तक। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप इधर है, मैंने कहा देखो भाई ये आपका ब्रेन है। ठीक है, ये आपका ब्रेन है, इंसान का एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उसका ब्रेन ही होता है। ठीक है, कि वो सोचता किस तरीके से और वो क्या सोचता है। सही है, बेसिकली अवाम का एक सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उनसे उनकी सोचें कंट्रोल नहीं होती, थॉट्स कंट्रोल नहीं होते, ख्यालात कंट्रोल नहीं होते, कि बस मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचता रहता हूँ। तो मामला क्या है, उल्टा सीधा क्यों सोचते रहते हो, क्योंकि भाई तुम्हारे ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हैं ना 5 रास्तों से, वो इन्फॉर्मेशन ही गलत है जो आपके ब्रेन तक आ रही है। ठीक है, कैसे, अब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन आ रही है 5 रास्तों से। ठीक है, 5 रास्ते कौन कौन से, नंबर 1, आप देख रहे हैं आईज से, इंफॉर्मेशन आ रही है, सूंघ रहे हैं नोज से, इंफॉर्मेशन आ रही है, ब्रेन तक जा रही है सीधी। ठीक है,
आप टच कर रहे हैं स्किन से, इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। आप सुन रहे हैं एयर से, इंफॉर्मेशन जा रही है। आप टेस्ट कर रहे हैं टंग से, इंफॉर्मेशन जा रही है ब्रेन तक, डायरेक्ट जा रही है ब्रेन तक, डायरेक्ट। अब जो इंफॉर्मेशन तुम अपने ब्रेन को दोगे ना भाई, वही वो रेसिप्रोकेट करेगा, वही जाहिर होगी। अब अगर एक बच्चा पैदा हुआ है किसी अंग्रेज के घर में और वो इंग्लिश सुन रहा है, तो वो बोलेगा भी इंग्लिश। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है किसी सिंधी के घर में, किसी पठान के घर में, अगर वो पश्तो सुन रहा है बचपन से, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है किसी उर्दू बोलने वाले घराने में, तो वो बचपन से जो सुन रहा है वही वो बोलेगा, और उसी अंदाज में बोलेगा, उसी लहजे में बोलेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि आप में से जो है वो किसी ने एक ज़बान सीख ली जो आपकी नेटिव ज़बान नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे आप उर्दू बोलते हैं, आपके घर में उर्दू बोली जाती है, लेकिन आपने सिंधी भी सीख ली, लेकिन आप सिंधी, मेजॉरिटी लोग सिंधी जो सीख रहे हैं वो उस तरीके से नहीं बोल सकते, उस एक्सेंट में नहीं बोल सकते जिस एक्सेंट में एक नेटिव सिंधी बात करेगा जो पैदा ही किसी सिंधी घराने में हुआ। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन मिली है वो उसके नतीजे में रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो मसला ये है कि अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें टच करो, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें खाओ, तो ब्रेन तक अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो अच्छी इंफॉर्मेशन बाहर भी आएगी, फिर अच्छी चीजें बाहर भी आएंगी तुमसे। जब बात करोगे, जब कोई डिसीजन लोगे, जब कोई चीज सोचोगे, तो पता लगेगा हाँ इसका रॉ मटेरियल अच्छा है। समझ में आ रही बात? तो आप मुशाहिदा करते हैं इन 5 चीजों से, यह है क्वालिटेटिव। इसका मतलब क्या? क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, मिसाल के तौर पे मेरे सामने चावल का एक ढेर पड़ा हुआ है, राइस का, चावल का। अब मैं ये तो देख सकता हूं कि वो चावल है, लेकिन आंखों से देखकर ये गिन नहीं सकता कि कितने किलो है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे चाहिए टूल्स, वेट मशीन चाहिए, ठीक है। अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो मुझे जो है वो थर्मामीटर चाहिए, क्लॉक चाहिए, इस एक्स वाई जेड इस तरीके की चीज़ है, ठीक है। ये हो गई ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के नतीजे में आपके पास आती है इंफॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन के नतीजे में आती है इंफॉर्मेशन, कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन जितनी आएगी आपके पास, उतना आपका साइंटिफिक गैस अच्छा होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक केस स्टार्ट किया इन्होंने। केस क्या था? अबाउट 280 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम मलेरिया इन ओवर 100 कंट्रीज एंड मोर देन 2 मिलियन डाई एवरी ईयर फ्रॉम दिस डिजीज। मलेरिया का केस उठा लिया, ठीक है। किसका केस उठा लिया? मलेरिया का केस उठा लिया। और मलेरिया के केस में सबसे पहले किसने काम किया? काम किया लेवरान, 1880 में, फ्रेंच फिजिशियन था। स्टडीड द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व्ड टाइनी क्रीचर्स इन इट एंड नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। उसने कहा यार मलेरिया डिसफंक्शनिंग कर रहा है ना, एक नॉर्मल बंदा जो कि नॉर्मल है, अब वो नॉर्मल नहीं है मलेरिया होने के बाद, बुखार हुआ हुआ है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम है। उसने ब्लड निकाला, चेक करा, देखा ब्लड के अंदर छोटे छोटे टाइनी उसको क्रीचर्स नजर आ रहे हैं, जिसको नाम दे दिया उसने प्लाज्मोडियम। अब उसने देख लिया कि यार ये कुछ ऐसी चीज है जो कि ब्लड में पाई नहीं जाती, प्रॉब्लम है। ऑब्जर्व किया उसने, ऑब्जर्व करके उसने क्या करा? तुक्का मारा। तुक्का क्या मारा? कि हो सकता है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज हो। देखो हाइपोथेसिस में ना हमेशा इफ एंड बट्स लगते हैं, ये होगा तो ये होगा, लेकिन और क्योंकि, ये दो वर्ड हाइपोथेसिस में लगते हैं। क्योंकि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मिला तो ये मलेरिया का कॉज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो नॉर्मल बंदे के ब्लड में नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल है, ठीक है। इफ एंड बट्स लगते हैं। दोबारा बता देता हूं इफ एंड बट्स कैसे लगते हैं। क्योंकि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मिला है तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज हो सकता है, लेकिन अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो नॉर्मल बंदे के ब्लड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइपोथेसिस इज अ की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। इट इज डिफाइंड एज इंटेलिजेंट गैस। गैस क्या होता है? तुक्का होता है ना, made by scientists in form of statement. It is important to note that hypothesis must be testable. Hypothesis पत्थर पे लगी नहीं होता है, वो तो समझ लो स्टार्टिंग है बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है।
दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि ये रीजन हो सकता है और ये हाइपोथेसिस है मेरा, तो उसको टेस्ट करने का तरीकेकार होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? योर हाइपोथेसिस मस्ट बी आइदर बी सपोर्टेड और फॉल्सिफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, इन मलेरिया केस एन इंटेलिजेंट गैस इज मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये जुमला डाल दिया हाइपोथेसिस, ठीक है, बट इट इज ओनली अ गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज हाइपोथेसिस। सिर्फ तुक्का था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इसको साबित करेंगे कि ये है कि नहीं है। अब आ जाएंगे रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग क्या है? बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। रीजनिंग हम रीजन दे रहे हैं, हमने ये बात क्यों करी। ठीक है, बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है? ऑब्जर्वेशन से, अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अब आओ, इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या फर्क है? इंडक्टिव बेटा हमेशा होती है स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव होती है हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक। आपने कहा सर नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैंने कहा देखो बहुत आसान सी बात करता हूं। सोचो तुम एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो, तुम एक पुलिस वाले हो, तुम एक क्राइम सीन पे पहुंचे जहां पे एक लाश पड़ी हुई, सर में गोली लगी हुई, ठीक है, और तुमने इन्वेस्टिगेट करना उस जगह को, ये हुआ क्या है यहाँ पे। अब तुम दो काम कर सकते हो। पहला काम, तुम अपने जहन में ये बात बिठा लो कि भाई ये सुसाइड है। स्पेसिफिक बात तुमने अपने जहन में बांध ली कि ये सुसाइड है, और अब तुम सुसाइड साबित करने के लिए क्या कर रहे हो? एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो। तो तुमने पहले स्पेसिफिक बात सोची कि ये सुसाइड है, अब तुम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, जनरली एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो। तो यह है स्पेसिफिक टू जनरल, कि आपने पहले एक चीज सोच ली, पकड़ ली, और फिर आप उससे जनरल चीजों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है? जो कि डिडक्शन कहलाती है, डिडक्टिव रीजनिंग। वो क्या होती है कि मैं आया क्राइम सीन पे, मैंने देखा, मैंने क्राइम सीन को ऑब्जर्व करा, मैंने देखा कि भाई, मैंने इसके घर वालों से, इस बंदे के पड़ोसियों से पूछा ये बंदा लिखता किस हाथ से था। सबने कहा सर ये लेफ्टी था, सारी जिंदगी से लेफ्टी था, उल्टे हाथ से लिखा करता था। मैंने कहा अच्छा लेफ्टी था, लेकिन गन सीधे हाथ से चली है। गन किस हाथ से चली है? सीधे हाथ से। अगर एक बंदा लेफ्टी है, वो सीधे हाथ से गन क्यों चलाएगा? उसका तो डोमिनेंट हैंड लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट हाथ से, लेफ्ट हैंड से गन चलाएगा। तो यहां से मुझे समझ में आया यार, नहीं, अगर तो ये लेफ्टी है, इसने सीधे हाथ से गन क्यों चलाई? सीधे हाथ से तो ये गन चलाएगा ही नहीं कभी जिंदगी में, उल्टे हाथ से चलाएगा, डोमिनेंट हैंड उसका लेफ्ट ही है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने जनरल चीजें कलेक्ट करी, लोगों से पूछा, एविडेंस देखे, आगे पीछे इधर उधर, फिर करते 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 नैरो डाउन करते करते मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं भाई ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ठीक है, तो डिडक्टिव का मतलब है जनरल टू स्पेसिफिक। इट इज बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। मलेरिया के केस में हाइपोथेसिस की डिडक्शन के मैं ये बात क्यों कह रहा हूं वो लिखी हुई यहां पे। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट, तो सारे मलेरिया के पेशेंट्स में शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो सारे मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में क्या मिलना चाहिए? प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट में बेटा दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, एक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसमें वो लोग हैं जो हेल्दी हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें वो लोग हैं जिनको मलेरिया हुआ है। ठीक है, साइंटिस्ट परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, दैट इज कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया। ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के थे, एंड 100 हेल्दी पर्सन जो कि कंट्रोल ग्रुप के थे, वर एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें पता ही लगी बात, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया वो क्या आया कि जितने मलेरिया के पेशेंट थे सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, और जितने नॉर्मल पेशेंट थे, नॉर्मल लोग थे, किसी के ब्लड में प्लाज्मोडियम हमें नहीं मिला। द रिजल्ट आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो आप रिजल्ट में बताएंगे। दैट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस। इन केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट
ऑल मलेरियल पेशेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में क्या मिला? प्लाज्मोडियम। वेयर एज द ब्लड सैंपल ऑफ हेल्दी पर्संस कंट्रोल ग्रुप वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। जबकि जो कंट्रोल ग्रुप था, हेल्दी लोग थे, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम शामिल नहीं था। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हमारा साइंटिफिक तुक्का सही साबित हो गया। ठीक है, और क्या बात निकली? यस, कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। आई समझ में बात? अच्छा, अब इसके बाद थ्योरी और लॉ क्या है? साइंटिस्ट यूज वर्ड थ्योरी in a very different way that non-scientist. ठीक है, when many people say I have a theory, they really mean I have a guess। क्या भाई मेरी एक थ्योरी है कि ऐसा भी हो सकता है। एक जैसे मैं क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा यार मेरी थ्योरी है कि हो सकता है कि इसने खुद मारा हो अपने आप को, सुसाइड करी हो। ठीक है, लेकिन ये वाली थ्योरी अलग है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये क्या है? साइंटिफिक थ्योरीज ऑन द अदर हैंड आर वेल टेस्टेड and highly reliable scientific explanation of natural phenomena. They they unify many repeated observation and data collected from lots of experiment. For example, theory of evolution। ठीक है, अब जैसे theory of evolution है, evolution के अंदर डाटा कलेक्ट हुआ, चीजें हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग उसको डिनाई करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की अकल में नहीं आती एक बात। लेकिन लॉ क्या है? लॉ वो है जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई ये होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, जो भी चीज साइंटिफिक फैक्ट है वो लॉ है, जिसको मानने पर किसी के दिमाग में कोई शुबा, कोई शक ना आए, वो लॉ है। ठीक है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, इट इज वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। इररिफ्यूटेबल, जिसको मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी के पास ना, अगर हम खास तौर से बायो की बात करें, इसमें ना लॉज बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि नेचर का जो अंदाज है ना, वो इतना पजलिंग है कि आप तुक्का मार के एक्सपेरिमेंट करके भी इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार देखो मुझे ये लग रहा है, हो सकता है सामने वाला बोले नहीं ऐसा नहीं है भाई, मुझे नहीं लग रहा, तो वो थ्योरी बन जाती है कि कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। लेकिन लॉ, लॉ वो है जो हर एक शख्स मानेगा विदाउट एनी हेजिटेशन कि भाई ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, लॉ लॉ है भाई। ठीक है, अच्छा, अब डाटा ऑर्गेनाइज और डाटा एनालाइज कैसे किया जाता है? देखो, डाटा ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के कुछ तरीकेकार हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये ग्राफ बन गया, ठीक है, आपके पास जो है ये पाई चार्ट बन गया। ठीक है, ये तमाम इसको जो है वो डाटा को हैंडल करने के तरीकेकार हैं। इसमें 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेशो और एक प्रोपोर्शन। ये शॉर्ट बन के आ सकता है। रेशो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? रेशो का मतलब है कि आप सिंपली 2 चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, रेशो में लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा भाई एक क्लास है, बता दो कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने फीमेल हैं। आपने कहा सर 20 मेल स्टूडेंट हैं और 40 फीमेल हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 40 फीमेल है, 20 मेल है, तो बता दो रेशो क्या बना। आपने कहा सर 21 सा 20, 22 सा 40, यानी कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियां डबल हैं। ये हो गया रेशो। व्हाट इज प्रोपोजन? प्रोपोजन कहा जाता है जब 2 रेशोज आपस में जो है वो कंपैरिजन में हो। मैंने कहा क्लास 9th में 10 लड़कियां 20 लड़के, क्लास मैट्रिक में 20 लड़कियां और 30 लड़के। ठीक है, मैंने कहा क्लास 9 में 10 लड़कियां 20 लड़के, और क्लास मैट्रिक में मिसाल के तौर पर मैंने कहा 20 लड़कियां 40 लड़के। आपने कहा सिंप्लीफाई कर देते, सिंप्लीफाई करा तो ये 21 सा 20, 22 सा, और यहां पर आ गया आपके पास, एक सेकेंड, 10 1 सा 10 एंड 10 2 सा 20। ठीक है, यहां पे मैंने कहा सर रेशो आ गया 1:2 का, और यहां पर भी 21 सा 20, 22 सा 40। मैंने कहा सर यहां पर भी रेशो आ रहा है 1:2 का, यानी कि जो रेशो चल रहा है 9 में वही रेशो चल रहा है मैट्रिक में। तो यह है प्रपोजन कि जब 2 रेशोज आपस में रेशो बना रहे हो या कंपैरिजन में हो। ठीक है, लास्ट में मैथमेटिकल बायोलॉजी की डेफिनेशन है बेटा, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डील कर रहे होते हैं डाटा से, रिसर्च से और नंबर से। मिसाल के तौर पे कहां पे इस्तेमाल होता है? मेडिसिन में सबसे ज्यादा। मैंने कहा हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है आईसीयू,
आईसीयू में एक महीने में 100 पेशेंट एडमिट हुए, उसमें से कितने डेथ बेड तक पहुंच गए, इंतकाल कर गए, कितने बच के वापस चले गए, कितने वापस जाने के बाद दोबारा वापस एडमिट हुए। ये सारी चीज क्या है बेटा, ये बायोमेट्री है। बायोमेट्री का मतलब क्या है, यानी कि आप बायोलॉजिकल डाटा मैथमेटिकली कलेक्ट कर रहे हो नंबर्स की शक्ल में, ठीक है। is a field of research that examines mathematical representations of biological system. One key role of mathematics in biology is creation of mathematical models. There are equations or formulas that can predict or describe natural occurrence such as organism behavior pattern, population changes or time over time. तो ये आपके पास जो है वो मैथमेटिकल बायोलॉजी बेसिकली रिसर्च की एक ब्रांच है जिसमें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है, बुक का सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर के नोट्स पोर्टल पे अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से जाके डाउनलोड कर लें। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, गाइडेंस चाहिए है, आप चाहते हैं आपका रिजल्ट अच्छा है, आपकी परसेंटेज अच्छी आए, 80 से अबव जाए आप, तो भाई आसान सी बात है, इस नंबर पर आओ, व्हाट्सएप करो या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर लो। वेबसाइट पे जाओगे www.drarees.com, वहां पर ना एक व्हाट्सएप का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। जो पूछना है पूछ लो, ठीक है बेटा। ख्याल रखना अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।